दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं दर्पण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने कोचिंग सेंटर के चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। अब हम यहां पे वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, वीडियो नंबर 13 यानी कि वीडियो नंबर 13। ये वीडियो हर वीडियो की तरह हमने वैसे बनाई है आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कहीं पे भी कर सकते हैं। जो भी 10th 12th बेस पे पेपर होते हैं, जैसे आपका एसएससी है, आपका पंजाब पुलिस है, तो काफ़ी सारा सिलेबस जो है जीके और जीएस का मैच करता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन रहेंगे 25 यानी कि 25 क्वेश्चन रहेंगे। आप एक कॉपी पेन लीजिए, एक जगह पे बैठ जाइए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसा मैंने बताया, ये वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले 12 वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? व्हेन इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो पेपर में ये आएगा कि सबसे छोटा दिन कौन सा है, या फिर ये आएगा सबसे लंबा दिन कौन सा है, या फिर पेपर में ये भी आ सकता है कि वो कौन सा दिन है जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ कमेंट सेक्शन में जाके इसका कमेंट जरूर लिखिए। अगर हो सके तो ये भी मुझे बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ताकि ये चेक किया जा सके कि आप पेपर में किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे। चलिए इसका आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक भारत का सबसे छोटा दिन इस चीज़ की बात है, तो इसका आंसर ए रहेगा आपका। 22 दिसंबर जो है वो सबसे छोटा दिन होता है। अब सवाल पैदा होता है कि भारत का जो सबसे लंबा दिन है वो कब होता है? वो होता है 21 जून यानी कि 21 जून को। और अगर आपको पता हो तो इस दिन एक और चीज़ भी होती है, अगर आपको याद हो तो 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने जो आपको आंसर बताया वो था कि सबसे लंबा दिन कौन सा है। अब बात करते हैं कौन से वो 2 दिन हैं जिसमें दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। वो ये है 21 मार्च और 23 सितंबर। ये जो 2 दिन हैं, इसमें दिन और रात पूरी तरह बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात इन 2 दिनों में। और सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून का होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ, ये भी अपने आप में क्वेश्चंस है, ये भी आप नोट कीजिए एक जगह पे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट कीजिए, वरना मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। इंडिया में जो बैरन आइलैंड है, जो बैरन द्वीप है, वो स्थित है। चलिए आज के जो क्वेश्चन है उसमें मैंने जीके और जीएस को थोड़ा सा मिक्स करके डाला है, तो बीच बीच में साइंस के क्वेश्चन आएंगे, बीच बीच में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आएंगे। अगला प्रश्न है, दूध मथने से क्रीम अलग होने का क्या कारण है? जब आप दूध को मथते हो, ठीक है, मिल्क चर्न करते हो, ठीक है, तो उसमें क्रीम अलग हो जाती है, क्यों? इसका जो सही रीज़न है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है वो भी सेम प्रिंसिपल के बेस पे काम करती है। जब वॉशिंग मशीन है उसी तरह गोल गोल घूमती है, जिस तरह आप दूध को जब चर्न करते हो, जब दूध को, ठीक है, माथते हो, तो दूध मथने पे भी वो सेम प्रिंसिपल ही आता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जी। चलो प्रश्न नंबर 4, अनुदैर्घ्य तरंगें किसमें से होकर नहीं गुजर सकती? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैनॉट पास थ्रू, ये साइंस का क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जो लास्ट वाले 3 ऑप्शन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो अपने आप में मीडियम है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। बाकी बचा वैक्यूम। वैक्यूम बोलते हैं फ्री स्पेस को, यानी कि खाली जगह को। जो ऊपर हमारा फ्री स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वो फ्री स्पेस में से पास नहीं कर सकती। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है जी।
ठीक है जी। जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ये वैक्यूम से, खाली जगह से, फ्री स्पेस से होकर नहीं गुजर सकती, क्योंकि इनको चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता, मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी न किसी मीडियम से ये होकर गुजरती है, इसलिए आपका आंसर वैक्यूम आया। प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो खोज थी वो की थी कूलम्ब ने, ठीक है जी। चार्ज की जो खोज थी वो की थी कूलम्ब ने, इसलिए बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन जो है कूलम्ब, ये आपका ठीक आंसर है। एम्पियर, ये एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, एंड्रे मारी एम्पियर। उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की यानी कि विद्युत धारा की खोज की थी। तो करंट के जो यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के जो यूनिट होते हैं, यानी कि विद्युत धारा के जो ऐसे यूनिट होते हैं वो होते हैं एम्पियर। लॉर्ड केल्विन एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, जो सी ऑप्शन है। इन्होंने टेम्परेचर के बारे में हमें बताया था, तापमान के बारे में बताया था, इसलिए टेम्परेचर के मतलब तापमान के जो ऐसे यूनिट होते हैं वो होते हैं केल्विन। टेम्परेचर के 2 और यूनिट होते हैं, हालांकि ऐसा यूनिट उसका एक ही होता है केल्विन, लेकिन उसके अलावा उसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी मेज़र करते हैं, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान को मापने के लिए हम अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे एसआई जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है उसमें तो केल्विन का ही इस्तेमाल होता है। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक होता है तो फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल होता है। जब हमारे वातावरण का टेम्परेचर, वातावरण का तापमान चेक होता है तो वो सेल्सियस में होता है। बाकी रही बात वॉट की, तो वॉट जो है वो पावर की यूनिट है। पावर का जो ऐसा यूनिट है वो है वॉट। ये ऐसा यूनिट तो हमेशा पेपर में आते ही आते हैं। एक दो और ऐसा यूनिट लिखवा देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं छोड़ नहीं सकता उसको। सबसे पहले आप लिखिए रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस के जो ऐसा यूनिट है वो आपके हैं ओहम, OHM, ओहम, ठीक है जी। एक पेपर में पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है आपका वोल्ट, VOLT, वोल्ट। इसके अलावा फोर्स का जो यूनिट है, बल का जो यूनिट है वो है आपका न्यूटन, NEWTON। न्यूटन जो है वो आपका फोर्स का यूनिट है, ठीक है जी। ये चीज़ें भी आपको साथ साथ याद करनी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। इनमें से कौन सेमीकंडक्टर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो ना तो मेटल होते हैं यानी ना ही धातु होते हैं, और ना ही नॉन मेटल होते हैं यानी कि ना ही अधातु होते हैं। हिंदी में से उपधातु बोला जाता है, और उपधातु वो होते हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, मतलब धातु की भी और अधातु की भी, दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है, दोनों के जो गुण हैं वो इसमें होते हैं। अब उपधातु बहुत सारे होते हैं, जैसे जर्मेनियम भी एक उपधातु है, सिलिकॉन भी एक उपधातु है, गैलियम भी एक उपधातु है। ये तीनों ही उपधातु है, ये तीनों ही सेमीकंडक्टर है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो आपका रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे जो है जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ठीक है, ये सारे जो है ये आपके उपधातु यानी सेमीकंडक्टर है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे आ चुका है क्लोरीन की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर क्या है। अगर तो आपको पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके नाम और उनके एटॉमिक मास यानी कि परमाणु पुंज अच्छी तरह से याद है तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं जा सकता। मेन में इनके मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको 20 एलिमेंट्स का पूरा चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। ये जो नंबर है 9915079792, इस पे आप मुझे मैसेज करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक नंबर जारी किया है। चलो मेन तो मैं यही पे बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन यानी कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो है 17 यानी कि 17। क्लोरीन में 17 उसका जो है एटॉमिक नंबर है। 11 किसका है? ये है आपका सोडियम का। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ से।
11 जो है वो सोडियम का है। और एक चीज़ और पेपर में पूछते हैं, इसके सिंबल वो भी आ सकते हैं पेपर में। तो सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, और इसका जो परमाणु पुंज है, जो एटॉमिक मास है, वो है 23 यानी कि 23। तो ये चीज़ें भी आप याद कीजिए। 12 नंबर पे जो आता है उसका नाम है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम जो है, जिसको हम Mg से डिनोट करते हैं, ये 12 नंबर पे है। इसका परमाणु संख्या जो है वो 12 होता है, और इसका जो परमाणु पुंज है वो होता है 24। 15 नंबर पे आता है फास्फोरस, PHOS, PHORUS, फास्फोरस। और फास्फोरस को हम P से लिखते हैं। इसका जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो P है, और इसका जो मास है, जो पुंज है, वो है 31 यानी कि 31। 17 नंबर क्लोरीन का होता है। इसमें इसको हम Cl लिखते हैं, और इसका जो एटॉमिक मास है, जो परमाणु पुंज है, वो होता है 35.5 यानी 35.5। तो ये 4 तो आप यहीं पे नोट कर लीजिए। बाकी अगर आपको चाहिए तो मैंने नंबर बता दिया, आप वहाँ पे मैसेज करके मुझसे बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी सिंबल ही पूछा है, टंगस्टन का सिंबल पूछा है। अब जिन बच्चों को तो आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो चुपचाप TN लगा के चले जाएंगे। टंगस्टन का सिंबल TN होता ही नहीं है, ठीक है। टंगस्टन का सिंबल होता है W। टंगस्टन का सिंबल होता है W। जैसे लेड है, ठीक है, तो लेड का Pb होता है, ठीक है। गोल्ड है, गोल्ड का Au होता है, Au। सिल्वर है, सिल्वर का Ag होता है। जरूरी नहीं हर सिंबल ऐसे ही होगा, जैसे सिल्वर का जरूरी थोड़ी ऐसा ही होगा, या गोल्ड का जरूरी थोड़ी GGO होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार उनके किसी और लैंग्वेज में से नेम उठा लेते हैं, ठीक है, और उसके बिहाफ पे उसका सिंबल डिसाइड करते हैं, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता। तो ये मेन तो आप नोट कर लीजिए। लेड का Pb है, ठीक है। जो आपका गोल्ड है उसका है Au, जो आपका सिल्वर है उसका है Ag, ठीक है जी। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो मुझे लगता है लंबा हो जाएगा आज। एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर एयर पोल्यूशन इज, यानी कि प्रमुख वायु प्रदूषण का उदाहरण है। ये सारे ही वायु प्रदूषण नहीं है, इसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड यही दोनों हैं। लेकिन उन्होंने पूछा है मेजर एयर पोल्यूशन, सबसे खतरनाक जो वायु प्रदूषण है उसका उदाहरण पूछा है, तो वो आपका ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन सब के सिंबल भी आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में गलती से भी इसके सिंबल आ गए तो आप तो फंस जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप सिंबल याद कर लो। ये रहा ऑक्सीजन का O, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, ये रहा हीलियम का He, और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी सिंबल है जो आप अभी नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है, मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप थोड़ा सा उसे वीडियो की स्पीड जो है कम कर सकते हैं। यूट्यूब ये ऑप्शन देती है, या फिर आप वीडियो पॉज कर करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं। कुछ और सिंबल बता देता हूँ। अमोनिया का नोट कर लीजिए NH3, सल्फ्यूरिक एसिड का नोट कर लीजिए H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक, उसका होता है आपका NaCl, साधारण नमक का NaCl होता है। तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। धातुओं का राजा किसे कहा गया है? जो सबसे महंगा होता है वही राजा होता है, वैसे अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए। इसके लिए गोल्ड जो है Au जिसका सिंबल है वो आपका ठीक आंसर है। चांदी का सिंबल Ag है, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं। आयरन का सिंबल है Fe, और एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। ये सिंबल भी आप साथ साथ नोट कीजिए, वरना पेपर में GS करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, कौन सी मिश्र धातु मुख्य रूप से तांबा और टिन से बनी है? विच अलॉय इज मेनली मेड ऑफ कॉपर एंड टिन। देखिए, जब हम कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो हमारे पास ब्रॉन्ज, BRONZE, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। आपको पता है जब ओलंपिक में आप पहले नंबर पे आते हो तो आपको गोल्ड मिलता है यानी कि सोना, दूसरे नंबर पे क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है यानी कि चांदी, और तीसरे नंबर पे मिलता है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। अब जो कांसा है वो कॉपर और टिन को मिला के बना है।
तो ये एक अलॉय है। अलॉय होता है जो दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिला के बनाया जाता है, अलॉय, ठीक है, जिसको दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के बनाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं पीतल की, ब्रास की, तो ये कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। कॉपर का सिंबल Cu होता है और जिंक का जो है वो Zn होता है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। वल्कनाइजेशन के लिए रबड़ में क्या मिलाया जाता है? वट इज़ एडेड टू रबर फॉर वल्कनाइजेशन? देखिए, जब रबर की वल्कनाइजेशन होनी होती है तो उसमें मिलाया जाता है आपका सल्फर। ये जो है ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। फास्फोरस का सिंबल P है, ये भी नोट कीजिए। कार्बन का सिंबल C है, ये भी नोट कीजिए। ओजोन का सिंबल O3 है, ध्यान रखिए, O3। O2 जो है वो ऑक्सीजन गैस का है, O जो है वो ऑक्सीजन का है, सिंपल ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं, और O3 जो है वो ओजोन का है, ओजोन। तो ये चीज़ें भी आप नोट रखिए साथ साथ। प्रश्न नंबर 13, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज, कुछ लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। अब ये लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है? जो लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो दूध, दही या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट खाएं तो उनका पेट खराब हो जाता है, ऐसे लोगों को हम लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं। जिस पर्सन ने शादी.com की वेबसाइट बनाई, अनुपम मित्तल, वो भी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उन्होंने एक वीडियो में बताया था। इसका मतलब ये हो गया कि लैक्टोज फिर किस में पाया जाता है? मिल्क में, यानी कि दूध में। जैसे मैंने बताया लैक्टोज इंटॉलरेंट है ना, तो वो मिल्क में होता है। बाकी जो ऑप्शन है ये मुझे थोड़े से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जैसे मैं कैरेट की बात करूँ, गाजर की बात करूँ, अब गाजर का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो ऑरेंज होता है, नारंगी होता है। वो किसकी वजह से गाजर का रंग जो है, किस चीज़ की वजह से गाजर का रंग नारंगी होता है? ये होता है कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन, ये कैरोटीन होता है जिसकी वजह से जो गाजर है वो नारंगी रंग का दिखता है आपको, या ऑरेंज कलर का दिखता है। ग्रेप्स यानी कि अंगूर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उसका नाम है टर्टेरिक एसिड, यानी कि टर्टेरिक अम्ल उसमें पाया जाता है। और क्या बचा? सिरका, विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ साथ याद करनी है। प्रश्न नंबर 14 पे आ रहे हैं हम, और ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विच विटामिन गेट्स रिमूव्ड बाय वॉशिंग द पील्ड वेजिटेबल्स? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आंसर है विटामिन C। पहले तो ये विटामिन नहीं होता, विटामिन होता है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, तो आपको हमेशा विटामिन बोलना है। चलो विटामिन भी चलेगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। विटामिन C इसका सही आंसर है। अब जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत सारे हैं पेपर में, सारे में से कोई भी आ सकता है। मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पहली बात ये है कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस और हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। ये विटामिन A की कमी से हो जाता है। विटामिन A का केमिकल नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। ये चीज़ें भी आप नोट कीजिए, केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, ये पेपर में आता ही आता है एक चीज़। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन C का जो केमिकल नाम है, जो रासायनिक नाम है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन C का केमिकल नेम है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपके लिए। विटामिन K का जो नाम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसे। PH, आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए, PHYLLOQUI, ठीक है, NONE। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फाइलोक्विनोन बोलते हैं इसको, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। विटामिन D की डेफिशिएंसी, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है।
ये साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है बच्चों को, और इसमें इनकी जो बच्चों की हड्डियाँ हैं वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। और इसका केमिकल नेम मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कैल्सीफेरोल। इसका जो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरोल। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं इसको। हैजे के कीटाणुओं की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड कॉलेरा जर्म्स? तो कॉलेरा जर्म्स की जो खोज थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच जो आपका पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको टीबी का कोई पूछ ले, टीबी का, तो टीबी का भी यही आएगा, रॉबर्ट कोच। उसके बाद आता है आपका लुईस पास्चर। इसने बनाया था रेबीज का टीका। जो हल्का कुत्ता जिसको काट लेता है उसको 14 टीके लगते हैं, तो इन्होंने रेबीज का टीका बनाया था जो हल्के कुत्ते के काटने पे लगता है। रोनाल्ड रोस, मैंने एक वीडियो में बताया था, मलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये रोनाल्ड रोस ने बोला था। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्रायोजेनिक का अध्ययन क्या है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ क्रायोजेनिक? क्रायोजेनिक जो है वो जो नीचे वाले तापमान, जो लो टेम्परेचर होते हैं, उसकी स्टडी है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह, अब ये भी पूछ सकते हैं भारत का पहला उपग्रह उसका नाम क्या था? उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वही पर्सन था जिसने जीरो की खोज की थी, उसी के नाम पे ये सैटेलाइट बनाया गया था, आर्यभट्टा। तो किस साल में जो आर्यभट्टा है उसको प्रक्षेपित किया गया था, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च कब किया गया था? तो इसकी तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप डेट नोट कीजिए, 19 अप्रैल, इस दिन को लॉन्च किया था। उसके बाद आप नोट कीजिए इसका ईयर जो है बी, 1975, 1975 में आर्यभट्टा को प्रक्षेपित किया गया था। मुझे ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, प्रक्षेपित, चलो हम इंग्लिश में बोल देते हैं, लॉन्च किया गया था। लॉन्च थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आर्यभट्टा को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी था, नहीं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं एक दो और क्वेश्चन बता देता हूँ इससे रिलेटेड, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ये आपको ढूंढ के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद ढूंढोगे तो आपको याद रहेगा। चलो, अशोक ने कौन से नगर की स्थापना की थी, कौन सी सिटी की? तो वो था श्रीनगर, ये आप याद कीजिए। और एक और बता देता हूँ, श्रीनगर किस झील के, किस नदी के किनारे पे है? झील के बोल दिया, किस नदी के किनारे पे? तो जेहलम नदी के किनारे पे है ये दो क्वेश्चन आप समझिए। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था ये मुझे बताइए। रोल्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रोल्ट एक्ट जो है वो 1919 को लागू किया गया था। उस टाइम पे वाइसरॉय जो थे वो चैम्सफोर्ड थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1919 में एक और घटना हुई थी 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, इसको बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड। ये जो जलियांवाला हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर साहिब जो पंजाब में है वहाँ पे ये घटना हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया था। सेम रोल्ट एक्ट का है, रोल्ट एक्ट भी 1919 को ही लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। और उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उनका नाम था चैम्सफोर्ड, CHEMSFORD, चैम्सफोर्ड। बाकी जो साल दिख रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे 1909, इसमें मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था जो मुस्लिम शासक से रिलेटेड है, कि मुस्लिम शासक को मुस्लिम ही चुन सकते हैं, ऐसा कुछ एक्ट था वो, मॉर्ले मिंटो एक्ट। 1920 भी बहुत महत्वपूर्ण है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की स्थापना 1920 को की गई थी। 1905 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का जो सेपरेशन हुआ था, बंगाल का जो विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ये 1905 में हुआ था। इसके अलावा 1927 साइमन कमीशन, ठीक है, ये साइमन कमीशन से रिलेटेड है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। 1947 भारत की आज़ादी, ये पता ही है सबको। और 1950 भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, गणतंत्र दिवस इस साल लागू किया गया, जो भारत का संविधान था इस साल लागू किया गया था। तो ये सारे ही जो है
आपके ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अलग से लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। किस शहर को भारत का नीला शहर यानी कि ब्लू सिटी कहा गया है? देखिए, अगर बात पिंक सिटी की होती तो हम बोलते जयपुर, पहला ऑप्शन जयपुर ही है वैसे, लेकिन अगर पिंक सिटी की बात होती तो हम कहते जयपुर। अगर प्रवेश द्वार की बात होती तो हम कहते मुंबई। यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है नीला शहर, तो नीला शहर आपका जो है वो जोधपुर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 21, शाहनगर किसकी कृति है यानी कि हुज वर्क इज शाहनगर? शाहनगर जो है वो कौन सा शाह था? वो शाहजहां। यस, शाहजहां जो है उसकी बायोग्राफी है, उसकी जीवनी है, और इसे लिखा था फिरदौसी ने। मतलब डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, फिरदौसी का काम है ये सारा, शाहनगर उसी की कृति है। इसके अलावा अकबरनामा जो था वो लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, और अकबरनामा किसकी बायोग्राफी है ये तो पता ही है सबको। चलो, बैरम खान भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। बैरम खान ये भी अकबर से रिलेटेड है, और ये अकबर के गार्डियन, अकबर के चीफ मेंटोर, अकबर के एडवाइज़र, अकबर के टीचर, अकबर के सब कुछ बैरम खान ही थे। बैरम खान ही थे जिन्होंने अकबर को पढ़ाया लिखाया था, जिन्होंने अकबर को हमेशा गाइड किया था टाइम टू टाइम, ठीक है, जिन्होंने अकबर को पाल पोस के बड़ा किया था। तो बैरम खान जो थे वो तो अकबर के सब कुछ थे। बात आती है तानसेन की। तानसेन अकबर के नवरत्नों यानी कि 9 ज्वेल्स में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे, और ये एक बहुत ही महान संगीतकार भी थे। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? मैंने पहले ही बोला था, जितनी भी गेम्स आप सोच सकते हो उन सब में कितने खिलाड़ी हैं, प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आपको याद करना ही पड़ेगा। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट उसमें 11 होते हैं। चलो उनकी बाद में बात करते हैं, पहले कबड्डी की बात कर लेते हैं। कबड्डी में होते हैं 7, डी आपका करेक्ट आंसर है। 5 किस्में होते हैं? 5 होते हैं आपके बास्केटबॉल में। 6 किस्में होते हैं? 6 होते हैं आपके वॉलीबॉल में। बास्केटबॉल में 5, ठीक है, और वॉलीबॉल में जो है वो आपके 6 बंदे होते हैं। 9 किस्में होते हैं? 9 होते हैं आपके खो खो में और बेसबॉल में। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण गेमें हैं, बहुत महत्वपूर्ण खेले हैं, ठीक है, खेल है। तो ये खो खो और बेसबॉल में 9 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, और ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। कौन देता है ये? स्वीडन गवर्नमेंट, जो स्वीडन की सरकार है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे हर 10 दिसंबर को, विश्व मानवाधिकार दिवस भी इसी दिन को होता है, ठीक है, 10 दिसंबर को हर साल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल वही थे जिन्होंने 1867 मतलब 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे ये सारे दिए जाते हैं। हम आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च इसका ठीक आंसर है। जहाँ तक 24 अप्रैल की बात है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को होता है। इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है। और स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे क्योंकि 12 जनवरी को होता है, तो उनकी याद में नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। डेक्कन की रानी किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज क्वीन ऑफ डेक्कन? ये आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पुणे। पुणे आपका ठीक आंसर है। बेंगलुरु भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो बेंगलुरु है। पंजाब की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो है आपकी मोहाली, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंजाब का भी आ सकता है। मुंबई जो है वो है आपका प्रवेश द्वार यानी कि माया नगरी, माया नगरी भी बोलते हैं मुंबई को। श्रीनगर किसने बसाया था? ये तो मैंने बता ही दिया वैसे, अशोका ने, ठीक है, जो किंग अशोक थे, एम्परर अशोक थे, उन्होंने श्रीनगर बसाया था जो झेलम नदी के किनारे पे है। चलिए ये वैसे मैंने होमवर्क सोचा था आपके लिए, आसियान की स्थापना कब हुई थी? बता ही देता हूँ क्योंकि होमवर्क मैंने एक दे दिया आपको।
अशोका वाला जो क्वेश्चन है, अशोक के सक्सेसर कौन थे, उत्तराधिकारी कौन थे, ये आपको याद कर थोड़ा वीडियो में कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, वो आपका होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसकी स्थापना डी आंसर है इसका 1967, 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। चलिए जी, वीडियो नंबर 13 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक्स बहुत ही कम आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके लाइक आएंगे तो हमें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा और वीडियोस बनाने का। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अग्निवीर या फिर पंजाब पुलिस और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।